स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सहमा सिर्फ एपिसोड नंबर 5। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। नाइट किंग इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बने गर्ल्स ब्लॉक के बाहर खड़ा हॉस्टल की बिल्डिंग को देख रहा था। फिर इसने अपनी जेब से मोबाइल निकालते इसमें कुछ देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता गाड़ी की चाबियां उंगली में गोल गोल घुमाता अंदर की जानिब बढ़ा। वो बिना छाप पैदा किए चलता बिल्डिंग की बैक साइड पर आया और फिर वो बैक साइड की सीढ़ियों से अंदर की जानिब बढ़ा। कॉरिडोर में चलते वो एक कमरे के बाहर रुका। इस कमरे के दरवाजे पर 13B लिखा था। इस दरवाजे को देखते नाइट किंग की मुस्कुराहट गहरी हुई। फिर वो अपने हाथ में पकड़ी चाबी के कीचेन से एक छोटी सी पॉकेट नाइफ निकालता इस दरवाजे के लॉक में घुसा गया। 1 2 3 और क्लिक की आवाज से दरवाजा खुल गया। फिर नाइट किंग खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ता दरवाजा लॉक कर गया। कमरे की पूरी बत्तियां रोशन देखते नाइट किंग कुछ हैरान हुआ। फिर वो आगे की जानिब बढ़ा तो अलमारी के साइड से एक लड़की बाथरोब में नमूदार हुई। शायद नहीं, यकीनन वो लड़की नहा कर निकली थी। अपने कमरे में एक लड़के को देखते इस लड़की ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि नाइट किंग एकदम से आगे बढ़ता इसके मुंह पर हाथ रख गया। जबकि नाइट किंग की इस हरकत पर उंजिला का सांस खुश्क हुआ। अपने इतने नज़दीक एक लड़के को देखते उंजिला के गाल खुद ब खुद दहक कर लाल हुए। कौन है आप और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? उंजिला एक झटके से इससे दूर होते ही पास पड़ी अपनी शॉल उठाती खुद पर ओढ़ गई। जबकि उंजिला की यह हरकत नाइट किंग को सख्त नागवार गुजरी। फिर उंजिला कपकपाते लहजे में बोली तो नाइट किंग आगे बढ़ता उंजिला के करीब जाता खड़ा हुआ। डार्लिंग, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? वाइट जीन्स पर काली चेक शर्ट पहने, चेहरे पर काला मास्क लगाए, पैरों में वाइट जॉगर्स पहने, अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा नाइट किंग फौरन बोला। तो उंजिला को कॉफ़ी शॉप का मंजर याद आया जिस पर उंजिला ने फौरन इसे देखा। उंजिला की काली आंखों में हैरानगी उतरते देखकर नाइट किंग गहरा मुस्कुराया। इसकी बर्फ से ठंडी ग्रे आंखों को मुस्कुराते देखकर उंजिला ने फौरन से नजरें झुकाईं। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, इतनी रात को कौन नहाता है, वो भी इतनी ठंड में? मैं नहाती हूँ। आपको मसला है कोई? वैसे भी आपको देखकर लगता नहीं है कि बाहर ज़्यादा ठंड है। उंजिला की कपकपाती आवाज़ में सवाल सुनते नाइट किंग ने अपना आईब्रो झुकाते सवाल किया तो उंजिला को तो मानो गुस्सा ही आ गया। वो गुस्से में टर टर करती जवाब दे गई, जबकि इसे बिना डरे बिना कपकपाई यूं टर टर बोलते देखकर नाइट किंग हल्का सा मुस्कुराता इसके करीब हुआ तो उंजिला ने डरते हुए अपने कदम पीछे को बढ़ाना शुरू किए। जबकि इसे पीछे जाता देखकर नाइट किंग भी अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाता गया। उंजिला जो छोटे छोटे कदम उठाती पीछे को बढ़ रही थी, दीवार आने पर इसके साथ चिपक गई। जबकि नाइट किंग दीवार पर अपना सीधा हाथ रखता हल्का सा उंजिला के ऊपर झुका। तुम जब मर्जी नहाओ, मुझे क्या मसला होना। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें सर्दी ना लग जाए। रही बात मेरी, तो मैं इंसान नहीं हूँ, इसलिए मुझे सर्दी नहीं लगती। ओके ठीक है, अब आप जाएं यहाँ से। नाइट किंग की बात सुनते उंजिला ने हाँ में सर हिलाया। फिर फौरन बोली तो नाइट किंग ने नफी में सर हिलाया, जिस पर उंजिला ने इसे घूर कर देखा। वो नाइट किंग से यूं बातें कर रही थी जैसे वो दोनों बचपन के दोस्त हों। और इस सब में मैडम ये तक भूल चुकी थी कि वो बाथरूम के ऊपर शॉल लिए खड़ी है। क्या मतलब? जाए यहाँ से। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप यहाँ आए क्यों हैं। स्वीट हार्ट, एक काम करो, पहले तुम कपड़े पहन लो, फिर बताता हूँ मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उंजिला नाइट किंग के सीने पर हाथ रखती इसे पीछे को धकेलती बोली तो नाइट किंग ने मुस्कुराते जवाब दिया। और फिर वो जाता बेड पर कोहनी के बल लेटा तो इसकी बात सुनते उंजिला ने सर झुकाते खुद को देखा। इस कॉफ़ी बॉय के सामने अपना हुलिया देखते उंजिला शर्म से लाल होती अपने कपड़े पकड़ती बाथरूम की तरफ भागी। जबकि उंजिला का चेहरा देखते नाइट किंग ने अपना कहका जब्त किया। 10 मिनट बाद उंजिला लाइट पिंक फ्रॉक और वाइट टाइट्स पर वही वाइट शॉल जो इसने बाथरूम पर पहनी थी पहने बाहर निकली तो सामने ही इसे बेड पर नीम दराज अपने मोबाइल में मस्त देखते उंजिला को रोना आने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था वो शख्स इतनी रात को इसके हॉस्टल रूम में क्या कर रहा है और वो गर्ल्स हॉस्टल में आया कैसे। पहली चीज़ जो उंजिला के दिमाग में आई वो यही थी कि शायद वो कॉफ़ी गिरने का बदला लेने आया है, वो भी अब इसे जला देगा। जबकि अपनी जली हालत को कुछ एक्स्ट्रा इमेजिन करते उंजिला को रोना आने लगा। कमरे में उंजिला की खुशबू महसूस करते नाइट किंग ने फ़ौरन से सर उठाया। अपने सामने इस दुश्मन जहाँ को लाइट पिंक फ्रॉक में वाइट शॉल लिए देखते नाइट किंग की धड़कनें बढ़ी। जबकि इसे किसी सोच में गुम शक्लें बनाते देखकर नाइट किंग फ़ौरन से उठता इसके पास आता इसकी कमर में हाथ डालता अपने सीने से लगा गया। नाइट किंग की इस हरकत पर उंजिला की आंखें फैली। वो एकदम ही झटपटाती इसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गई। ये क्या बदतमीजी है? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाए यहाँ से।
मेरी जान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। तुमने सुबह गरम गरम कॉफ़ी मुझ पर फेंक कर मुझे जला दिया था, तो बस अब मैं, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई थी, वो गलती से गिरी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत जलाओ प्लीज़। उंजिला के चिल्लाने पर नाइट किंग हल्के गुस्से से बोला। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि उंजिला इसकी बात काटती रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़ती बोली, जिस पर नाइट किंग को शदीद गुस्सा आया। वो क्या क्या सोच रही थी इसके बारे में। उंजिला के जुड़े हाथ देखते नाइट किंग इसका बाजू पकड़ता गुस्से से खींचता इसे अपने सीने का हिस्सा बना गया। जबकि नाइट किंग की इस हरकत पर उंजिला हैरानो परेशान सी सांस रोके इसके हिसार में खड़ी इसे देखने लगी। आंखों में वाज़े खौफ था। सांस लो मेरी जान, वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से सांस दूंगा। उंजिला को सांस रोकते देखकर नाइट किंग हल्के गुस्से से बोला, तो इसकी बात का मतलब समझते उंजिला ने फौरन से अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। फिर नाइट किंग अपनी जेब से एक ट्यूब निकालता उंजिला के हाथ में पकड़ा गया। तुमने मुझे जलाया था, अब मरहम भी तुम ही लगाओगी। मैं यहाँ तुमसे दवा लगवाने आया था, और तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें जलाने आया हूँ? मैं कैसे लगाऊं? अपने नाजुक हाथों से मेरी जान, और कैसे? नाइट किंग की बात सुनते उंजिला ने अटकते हुए सवाल किया, तो नाइट किंग मुस्कुराता हुआ बोला। फिर उंजिला से 2 कदम के फासले पर होता अपनी चेक शर्ट के बटन खोलने लगा, जिस पर उंजिला ने पहले तो आंखें फाड़ते इसे देखा, फिर फौरन से अपनी नजरें झुका गई। उंजिला को शर्म से लाल होते देखकर नाइट किंग अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलता आगे आया। ये लो, लगाओ क्रीम। मैं नहीं लगा सकती, आप खुद लगा लें। अगर खुद ही लगानी होती तो यहाँ क्यों आता, और शुक्र करो सिर्फ क्रीम लगवा रहा हूँ, वरना इरादा तो मेरा ये था कि मेरी शर्ट भी तुम खोलोगी, मगर तुम्हारी हालत देखते मुझे तुम पर तरस आ गया। चलो जल्दी से क्रीम लगाओ अब, शाबाश। नाइट किंग की बात सुनते उंजिला नजरें झुकाती एक अटकते हुए बोली, तो नाइट किंग ने फौरन जवाब दिया, जिस पर उंजिला को लगा वो अभी बेहोश हो जाएगी। इससे पहले वो कुछ बोलती अचानक से इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ, जिस पर उंजिला ने नजरें फाड़ते दरवाजे को देखा। उंजिला, प्लीज़ ओपन द डोर। सो गई हो क्या? मेरी रूममेट आ गई है, आप प्लीज़ जाए यहाँ से। वो आपको यहाँ देखकर क्या सोचेगी? वो जो भी सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्रीम लगा दो, मैं चला जाऊँगा। अपनी रूममेट की आवाज़ सुनते उंजिला डरते बोली, तो नाइट किंग ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर उंजिला ने नफ़ी में सर हिलाया, तो नाइट किंग कंधे उचकाता बेड पर बैठा, जिस पर उंजिला को रोना आने लगा। वो ऐसी सिचुएशन का सामना पहली बार कर रही थी। देखें, प्लीज़ चले जाएँ। हाँ तो चला जाऊंगा मेरी जान, मगर क्रीम तो लगा दो। क्या तुम चाहती हो मैं यूं ही जला हुआ रहूं? आप खुद लगा लें, प्लीज़ जाएं यहाँ से। उंजिला की बात सुनते नाइट किंग मासूम बनते बोला, तो उंजिला ने फौरन जवाब दिया। दरवाज़ा अभी तक बज रहा था। जब तक क्रीम नहीं लगाओगी मैं नहीं जाऊँगा। ओके ठीक है, मैं लगाती हूँ, फिर आप फ़ौरन जाएंगे यहाँ से। नाइट किंग के ज़िद्दी अंदाज में बोलने पर और अपनी रूममेट के दरवाज़ा मुसलसल बजाने पर उंजिला हार मानती गहरा सांस लेती बोली, तो नाइट किंग ने हाँ में सर हिलाते इसे बाजू से खींचकर अपनी गोद में बिठाया, जिस पर उंजिला ने इसे हैरानगी से देखा। जिस मुताबिक तुम्हारी रूममेट दरवाज़ा बजा रही है, मुझे शक है कि वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। अब इससे पहले वो अंदर आए और हमें यूँ बैठे देखे, क्रीम लगा दो ताकि मैं जा सकूं। लेकिन अगर तुम चाहती हो वो हमें ऐसे देखे तो मुझे कोई मसला नहीं। नाइट किंग की बात पर उंजिला फौरन से क्रीम लेती धड़कते दिल के साथ अपनी कपकपाती उंगली इसके सीने पर रख गई। जैसे ही उंजिला ने उंगली इसके सीने पर रखी, तो नाइट किंग को अपने जिस्म में करंट सा दौड़ता महसूस हुआ, जबकि उंजिला कपकपाते हाथों से क्रीम लगाती फौरन से उठ खड़ी हुई। अब आप जाएं यहाँ से। अभी तो जा रहा हूँ मेरी जान, मगर दोबारा फिर आऊँगा। याद रहे, आज से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ नाइट किंग की। और हाँ, अगली बार जब नहा कर निकलो तो कपड़े पहन कर बाहर निकलना। मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे, समझी? उंजिला की बात पर नाइट किंग फौरन बोला, तो उंजिला ने इसे हैरानगी से देखा, जबकि इसकी आखिरी बात सुनते उंजिला ने नजरें झुकाई, तो नाइट किंग ने अपना आईब्रो उचकाते सवाल किया, जिस पर उंजिला ने हाँ में सर हिलाया, तो नाइट किंग दरवाजे की तरफ बढ़ा, जिस पर उंजिला की आंखें फैली। वो भागकर नाइट किंग का बाजू पकड़ती से रोक गई। कहाँ जा रहे हैं? कब से तुमने रट लगाई हुई थी, जाए यहाँ से। और अब मैं जा रहा हूँ तो तुम पूछ रही हो कहाँ जा रहे हैं? चाहती क्या हो मेरी जान? आप दरवाजे से नहीं जा सकते, वहाँ पे मेरी रूममेट है। उंजिला के सवाल पर नाइट किंग फौरन बोला और सवाल कर गया, जिस पर उंजिला ने फौरन जवाब दिया, तो नाइट किंग ने इसे घूर कर देखा। अब तुम्हारी खातिर मैं टेरेस से नहीं जा सकता, सॉरी। और तुम्हारी रूममेट कब की जा चुकी है, दरवाज़ा बजना बंद हो चुका है मैडम।
पहले मैं देखूंगी, अगर बाहर कोई ना हुआ तो आप यहाँ से जाएंगे और अगर कोई हुआ तो टेरिस से जाएंगे, मुझे नहीं पता बस। नाइट किंग की बात सुनते उंजिला फौरन बोली तो नाइट किंग ने गहरा सांस लेते हाँ में सर हिलाया। फिर उंजिला फौरन से आगे बढ़ी और इसने दरवाजा खोलते अपना सर बाहर निकाला। जब किसी ने इसका हाथ पकड़ते इसे बाहर को खींचा तो उंजिला ने आंखें फाड़ते इस शख्स को देखा। अपने सामने अपने सब दोस्तों को देखते उंजिला की आंखें फैली, जबकि मशारिब के हाथ में अपना हाथ देखते उंजिला ने गहरा सांस भरा। तुम सब यहाँ कैसे आए? मैं और हयाम तुम्हारी वार्डन से परमिशन लेकर अंदर आए हैं और हम तीनों इस मनहूस के पीछे बैक साइड से आए हैं। उंजिला के सवाल पर मरियम फौरन बोली तो जयान ने मुस्कुराते जवाब दिया। तभी सलार आगे बढ़ता उंजिला के रूम में दाखिल हुआ। अपने सामने कॉफी बॉय को देखते सलार स्टिल हुआ। बाकी लोगों का भी हाल सलार जैसा ही था, जबकि नाइट किंग गुस्से से आगे बढ़ता उंजिला का हाथ मशारिब के हाथ से छुड़ा गया। डोंट यू डेयर टू टच हर, शी इज़ माई गर्ल। तुम इसे छूने की हिम्मत नहीं करोगे, वो मेरी लड़की है। नाइट किंग की गुस्सीली आवाज़ पर सबका सकता टूटा, जबकि इसकी बात सुनते सबने हैरानगी से उंजिला को देखा। तभी उंजिला की रूममेट इनके पास आई। उंजिला, मैं कब से दरवाज़ा नॉक करी थी, तुमने खोला क्यों नहीं? वो मैं नहा रही थी। मैं लकी के साथ बाहर जा रही हूँ, सिर्फ शूज़ चेंज करने आई थी। सुबह तक तुम अकेली हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ रूम में एंजॉय कर सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं। अपनी रूममेट के सवाल पर उंजिला अटकते हुए एक नज़र नाइट किंग को देखते बोली तो इसकी रूममेट जो मोबाइल में मसरूफ़ थी फ़ौरन बोलती अंदर की जानिब चली गई, जबकि उंजिला के सब दोस्तों ने इसका नाइट किंग को देखना महसूस किया था, जिसका मतलब साफ था कि उंजिला ने नाइट किंग की वजह से दरवाज़ा नहीं खोला था। उंजिला की रूममेट शूज़ चेंज करती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि नाइट किंग अपने फ़ोन पर आती कॉल देखकर उंजिला के पास आया और फिर उंजिला की कमर में हाथ डालता इसे करीब करता अपने मास्क से ढके चेहरे से ही उंजिला के माथे का बोसा लेता सबको हैरान छोड़ता वहाँ से निकलता चला गया। अपने सब दोस्तों के सामने नाइट किंग की इस हरकत पर उंजिला शर्म से पानी पानी हुई, जबकि हयाम अपनी हंसी दबाते उंजिला के पास आई। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा हद से पार हो गया। हयाम की अपनी खूबसूरत आवाज़ में गुनगुनाने पर जहाँ उंजिला सटपटाई वहीं पर जोयान आज एक बार फिर खोस आ गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। हयाम के गुनगुनाने पर मरियम भी आगे बढ़ती उंजिला को अपने साथ लगाती बोली तो उंजिला ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते शर्म से नजरें झुकाई। इसे उमैस, मशारिब, जोयान और सलार के सामने नाइट किंग की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मरियम और हयाम तो चलो लड़कियां थी, वो इनसे बात को क्लियर कर लेती, मगर इन चारों को कैसे समझाती कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा नाइट किंग ने सब पर जाहिर किया है। पहलू में हरदम बैठे रहे, डूबे रहे तेरी आँखों में, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा हद से पार हो गया। इन दोनों को देखते मशारिब साहिब कैसे पीछे रहते। वो फौरन से उंजिला के कंधे से अपना कंधा टकराता दिलफरेब अंदाज में गाने के अगले बोल गुनगुनाने लगा, जबकि सलार, उमैस और जोयान ने उंजिला को शर्म से लाल होते देखकर अपनी हंसी दबाई। वाह उंजिला जी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, हमें बताया भी नहीं और मिस से मिसेस बनने की तैयारी भी पकड़ ली। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। मरियम की बात सुनते हयाम ने टुकड़ा लगाना फर्ज समझा, जिस पर उंजिला हल्की आवाज़ में बोली तो सबने मुस्कुराते हुए इसे देखा। लो जी, हम तो एवं ही खुश हो गए। वैसे अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? वैसे वो यहाँ आया क्यों था? वो मैंने सुबह इन पर गरम गरम कॉफ़ी गिराकर इन्हें जला दिया था, तो वो बस क्रीम लगवाने आए थे और कोई बात नहीं। ओहो, इन्हें हयाम की बात सुनते मासूम उंजिला फौरन बोली तो मशारिब और मरियम एक साथ बोलते इसे चिढ़ने लगे, जिस पर बाकी सब ने तो अपनी हंसी दबाई, मगर उंजिला की आंखों में आंसू चमकने लगे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। चलो मान लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं, मगर तुम खुद बताओ, क्या पूरे तुर्की में इसे क्रीम लगाने के लिए तुम ही मिली थी? वो खुद भी तो लगा सकता था ना। अच्छा चलो अब बस करो यार, अगर उंजिला कह रही है ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है ये हम सबका वहम हो। उंजिला की बात सुनते हयाम मुस्कुराती बोली और फिर सवाल किया तो उंजिला को जवाब ना आया, जबकि उंजिला की हालत देखते उमैस को इस बेचारी पर तरस आया। वो फौरन से आगे बढ़ता उंजिला को अपने साथ लगाता बोला तो उंजिला को कुछ हौसला हुआ। क्या वहम हो कि वो कॉफ़ी बॉय इसके कमरे से बरामद हुआ, या इसने इतने पॉजेसिव अंदाज में इसका हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया, या फिर वो फॉरहेड किस हमारा वहम थी?
वो कॉफ़ी बॉय नाइट किंग नाम है उसका। मशारिफ की बात सुनते उमैस ने इसे घूर कर देखा, फिर फ़ौरन बोला तो उंजिला इसकी बात काटती मासूमियत से बोली, जिस पर सबने अपनी हंसी दबाई। हाँ तो वो नाइट किंग और उंजिला का मैटर है, जब ऐसा कुछ होगा तो उंजिला हमें बता देगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। नाइट किंग नाम कुछ अजीब नहीं, इसका रियल नेम क्या है? मुझे क्या पता, मैं जानती थोड़ी हूँ उसे। उमैस अपनी हंसी दबाता बोला तो उंजिला ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। फिर मशारिब आगे को बढ़ता उंजिला को देखता बोला तो उंजिला ने मुंह बनाते जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, उंजिला जानती थोड़ी है उसे, वो तो बस क्रीम लगवाने आया था। उंजिला तुम इन सबको छोड़ो, अब अगली बार वो मिले तो इससे उसका रियल नेम पूछ कर बताना, ओके? ओके। सब छेड़ रहे थे तो ज़ोयान कैसे पीछे रहता, वो फ़ौरन बोला तो इसकी बात सुनते उंजिला ने इसे घूर कर देखा, जिस पर सलार आगे बढ़ता बोला तो उंजिला ने हाँ में सर हिलाते मासूमियत से जवाब दिया, जिस पर सबने कहका लगाया तो उंजिला को समझ आया वो क्या बोल गई है। वो गुस्से से उमैस का हाथ हटाती कमरे के अंदर बढ़ती ज़ोर से दरवाज़ा इन सबके मुंह पर बंद कर गई, जिस पर सबने एक बार फिर कहका लगाते एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी, जबकि उंजिला अंदर रूम में इनके कहके सुनती मुंह बनाकर बैठ गई। वो इन सबसे पक्का पक्का नाराज़ होने का इरादा रखती थी। मंजर था तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद कसरे सिकंदर का। वक्त था दोपहर 2 बजे का। कसरे सिकंदर सफ़ेद रंग से बना एक आलीशान घर था, जो देखने वाले को किसी महल का गुमान देता था। और क्यों ना देता, यहाँ 2 शहजादियाँ जो रहती थीं, जिन्हें दुनिया वाले सिकंदर बलाज की लाडलियाँ कहते थे। सिकंदर बलाज की 2 जुड़वा बेटियां थीं, बड़ी बेटी हरीम सिकंदर और उससे 2 मिनट छोटी हरम सिकंदर। देखने में दोनों हूबहू एक जैसी थीं, और होती भी क्यों ना, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस जो थीं, शक्लो सूरत कट यहाँ तक के बालों का रंग भी एक सा था। इस पर जब वो दोनों एक जैसे कपड़े पहनती तो सिकंदर बलाज खुद भी परेशान हो जाते कि कौन हरम है और कौन हरीम। जहाँ दोनों देखने में एक जैसी थी, वहीं दोनों की आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हरीम गुस्से की तेज़ नकचड़ी, उखड़ मसाज और तेज़ तरार लड़की थी, जबकि हरम ठंडे मिजाज की मासूम मगर हल्की ज़िद्दी और इंतहा की बेवकूफ़ थी। और यही वजह थी कि हरीम हमेशा हरम को बातों के जाल में फंसाकर इसकी चीज़ें बटोर लिया करती थी या इसकी पॉकेट मनी खा जाया करती थी, जिस पर हरम बाजी का बाजा पूरे कसरे सिकंदर में गूंजता था। और बस फिर हरीम सिकंदर की पेशी सिकंदर बलाज के स्टडी में होती थी, मगर वहाँ भी हरीम समझदारी से काम लेती, मुंह पर मासूमियत से जाती, आंखों में मोटे मोटे आंसू लाती, सिकंदर बलाज की डांट से बच जाती थी। कसरे सिकंदर के मुलाजमीन हरीम सिकंदर को ड्रामा क्वीन कहते थे, क्योंकि हरीम सिकंदर ने एक दफ़ा अपनी मौत का ड्रामा किया था। वो जानबूझकर स्विमिंग पूल में कूदी थी और फिर अपना सांस रोकती सब पर यह जाहिर कर गई थी कि वो इस दुनिया से कूच फरमा गई है, जिस पर हरम ने रो रो कर इसे बोला था कि वो जल्दी से उठ जाए, वो इसे अपनी साइकिल दे देगी, पक्का वादा। और बस हरीम सिकंदर उठकर बैठती, इसे इसका वादा याद दिलाती, इसकी साइकिल पर कब्जा कर चुकी थी। अपनी साइकिल वो पहले ही दरख्त में मारकर पूरी कर चुकी थी। हरीम की इस चालाकी और ड्रामेबाजी पर सिकंदर बलाज बस इसे देखकर रह गए, और फिर यह तो जैसे मामूल ही बन गया। हरीम आए दिन कोई ना कोई ड्रामा करती, हरम की चीज़ें हथिया लेती। हरीम ड्रामे कर रही है ये बात जानते बुझते भी हरम इसे अपनी चीज़ें दे देती थी। हाँ, वो दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। चोट एक को लगती तो तकलीफ दूसरी को होती थी। इन दोनों का कहना था कि वो अपनी हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करेंगी, मगर कभी कभी हरीम अकड़ कर अपनी चीज़ तो हरम को नहीं देती थी, मगर हरम की चीज़ पर यूं कब्जा जमाती थी जैसे वो इसी मैडम की हो। सिकंदर बलाज के रिश्तेदारों का कहना था कि सिकंदर बलाज जब से अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ तुर्की शिफ्ट हुए थे, इन्होंने अपनी बेटियों को खुली छूट दे दी थी, जिस पर सिकंदर बलाज का कहना था कि वो अपनी बेटियों पर सख्ती नहीं कर सकते। हाँ, अगर आज उनकी माँ उनके पास होती तो शायद वो कुछ सख्ती रखते, अब बिन माँ की बच्चियों पर कैसी सख्ती। वो दोनों तो पहले ही हालात की सताई हुई हैं, अब मैं इन्हें और क्या सताऊं। सिकंदर बलाज और उनकी अहलिया फरियाल अहमद के दरमियान अलहदगी हो चुकी थी। वजह फरियाल अहमद का गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखना था। जब सिकंदर बलाज के बारहा मना करने पर भी फरियाल अहमद अपनी हरकतों से बाज ना आई तो इन्होंने फरियाल से अपने रास्ते जुदा करने का फैसला किया, जिस पर फरियाल अहमद को कोई एतराज़ न था। वो खुद भी सिकंदर बलाज से आज़ादी चाहती थी। सिकंदर बलाज और फरियाल अहमद की तलाक के बाद सिकंदर बलाज ने अपनी दोनों लाडलियों की कस्टडी ली थी। फरियाल अहमद को वैसे भी अपनी दोनों बेटियां बोझ लगती थी। वजह इन दोनों की पैदाइश के बाद से फरियाल अहमद का घर में कैद होना था। सिकंदर बलाज चाहते थे फरियाल अहमद अपनी दोनों बेटियों को वक्त दें। फरियाल ने इनकी ये बात मान तो ली थी, मगर चंद ही महीनों बाद इन्हें वो दोनों बोझ लगने लगी, जिस पर वो इन दोनों को घर मुलाजमा के पास छोड़कर सारा सारा दिन अपने मर्द दोस्तों के साथ घूमती रहती। इन्हें अपनी दोनों बेटियों की ज़रा फिक्र न थी। यही वजह थी कि तलाक के साथ ही सिकंदर बलाज ने अपनी
बेटियों की कस्टडी ली थी और फरियाल ने बिना किसी चूं चरा के साइन कर दिए थे। तलाक से अगले ही दिन सिकंदर बलाज अपनी शहजादियों को लेकर पाकिस्तान से तुर्की शिफ्ट हो गए थे और फिर उसके बाद आज तक इन्होंने कभी पाकिस्तान का रुख ना किया। ना वो खुद कभी पाकिस्तान गए और ना इन्होंने अपनी बेटियों को कभी पाकिस्तान भेजा। वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों पर फरियाल का साया भी पड़े। इस वक्त सिकंदर बलाज कसर सिकंदर के लाउंज में मौजूद सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। वो उम्र के इतने तो ना थे, मगर इनकी लाडलियों ने इन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। सिकंदर बलाज 40 की उम्र में ही अपनी बड़ी बेटी की जुदाई और छोटी बेटी की दिमागी हालत की टेंशन लेते बीमार पड़ चुके थे। अब इनकी बड़ी बेटी इनसे जुदा कैसे हुई और छोटी बेटी की दिमागी हालत कैसे ख़राब हुई, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। सिकंदर बलाज अपनी ही सोचों में गुम सरबराही कुर्सी पर बैठे बाहर लॉन में बने स्विमिंग पूल को देख रहे थे जब इनका असिस्टेंट फहाद इनके पास आया। सर, आपने हरम मैम के लिए गार्ड का बोला था। मैंने एजेंसी से बात की थी, उन्होंने एक नया गार्ड भेजा है। अगर आप कहें तो इसे अंदर ले आऊं? फहाद, ऐसे कब तक चलेगा? हरम इस गार्ड को भी अपने करीब बर्दाश्त नहीं करेगी और फिर मुझे इसे जॉब से निकालना होगा। तो सर, फिर हम क्या कर सकते हैं? मैम की डॉक्टर का कहना है वो खुद को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन्हें देखभाल की सख्त ज़रूरत है और आप हर वक्त तो मैम के साथ नहीं रह सकते। अगर आप कहते हैं तो मैं इसे वापस भेज देता हूँ। फहाद की बात सुनते सिकंदर फौरन बोले तो फहाद ने अदब से जवाब दिया, जिस पर सिकंदर बलाज ने गहरा सांस भरा। नहीं, तुम इसे अंदर ले आओ। अगर इस गार्ड के साथ भी वही हुआ जो पिछले 15 गार्ड्स के साथ हो चुका है तो फिर हम हरम के लिए मजीद कोई गार्ड नहीं रखेंगे। हमें हरम के लिए फिर कुछ और सोचना होगा। इसे अंदर भेजो, मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। तुमने इसे बता दिया कि किस लिए इसे यहाँ बुलाया गया है? जी सर, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन एजेंसी को दे चुका हूँ और इन्होंने मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही इस गार्ड को प्रेफर किया है। एजेंसी का कहना है कि ये उनका बहुत समझदार और काबिल गार्ड है जो हर सिचुएशन को समझना और हैंडल करना जानता है। सिकंदर बलाज की बात सुनते फहाद फ़ौरन बोला तो सिकंदर बलाज ने हाँ में सर हिलाया। फिर फहाद वहाँ से चला गया और 2 मिनट बाद एक शख्स को साथ लिए सिकंदर बलाज के सामने हाजिर हुआ। काले बाल, तीखी नाक, दूधिया सफ़ेद रंगत, लंबे हाथ और लंबी गर्दन जिन पर सजी फूली हुई नसें इसकी कसरत से जिम करने का पता देती थीं। काली गहरी और चमकदार आंखें जो इस शख्स की जहानत का पता देती थीं। 6 फुट 2 इंच जितना कद, काली जीन्स पर वाइट टी शर्ट और काली लेदर की जैकेट पहने, पैरों में काले जोगर्स पहने थे। वो शख्स बला का खूबसूरत था। इस शख्स को देखते सिकंदर बलाज 2 मिनट तो सोच में ही पड़ गए। वो शख्स कहीं से भी एक गार्ड नहीं लगता था। नाम क्या है तुम्हारा? सालार तोकीर। सलार, तुम एक गार्ड कहीं से नहीं लगते। सॉरी सर, मैं आज यूनिफॉर्म में नहीं आया, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। दरअसल मैं मेडिकल का एक स्टूडेंट हूँ, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए ही निकल रहा था जब मुझे एजेंसी से कॉल आई। इन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक बच्ची को गार्ड करना है। आई एम सॉरी टू से, मगर वो दिमागी तौर पर कुछ वीक है। वो किसी गैर शख्स को अपने करीब बर्दाश्त नहीं करती। बॉस ने बताया कि मैं उसका 16th गार्ड हूँ। बॉस की बात सुनकर मैंने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया। मुझे लगा शायद इसे अपने करीब एक गार्ड पसंद नहीं, इसलिए मुझे फॉर्मली उससे मिलना चाहिए ताकि उसे ये फील ना हो कि मैं उसकी देखभाल के लिए हूँ। इसका मतलब एजेंसी बिल्कुल ठीक थी। तुम वाकई ही समझदार हो सालार, आई एम इम्प्रेस्ड। मगर मुझे ये बताओ कि पढ़ाई के साथ जॉब क्यों? तुम अच्छे घर के लगते हो मुझे। एक्चुअली सर, मैं पाकिस्तान की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। डैड की ख्वाहिश पर यहाँ डॉक्टर की डिग्री लेने आया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। डैड मुझे हर मंथ मेरी पॉकेट मनी भेजते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक, मगर तुर्की में रहने के लिए खर्चों का अंदाज़ा आपको होगा। बस इसीलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। डैड को बोल देता हूँ वो जो भेजते हैं उसमें अच्छा गुजारा हो जाता है। इन पर बोझ नहीं बन सकता सर। मुझे तुम्हारा माइंडसेट जानकर खुशी हुई सालार। बंदे को वाकई किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। मुझे ये बताओ सालार के लास्ट फैमिली ने तुम्हें जॉब से क्यों निकाला? अगर तुम इतनी समझदारी से अपनी जॉब करते हो तो तुम्हारे निकाले जाने की वजह जानना चाहता हूँ मैं। सर, इन्होंने मुझे फायर नहीं किया था, मैंने खुद रिज़ाइन किया था। मगर क्यों? सर, मैं पहले उनके बेटे का बॉडीगार्ड था, फिर उनका बेटा अपनी मदर के साथ इंग्लैंड चला गया तो उन्होंने कुछ दिन के लिए मुझे अपनी बेटी के गार्ड के तौर पर रख लिया। ऐसे किसी लड़की को कहीं डिस्कस नहीं करना चाहिए, मगर मुझे ये जॉब चाहिए, इसलिए बता देता हूँ। वो लड़की मुझे अपने गार्ड के साथ अपना टॉय समझ रही थी। वो चाहती थी कि वो जब भी कहे मैं इसे हर वक्त मुयस्सर हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं था इस बात पर, मैं गार्ड था उसका। मैं इस जॉब की नोयत समझ सकता हूँ, मगर वो मुझे सिर्फ एक गार्ड नहीं समझती थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी हर किस्म की डिमांड्स पूरी करूँ, गलत भी सही भी। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं मेरी बात को। पहले तो मैं खामोशी से नज़रअंदाज करता रहा। कितनी बार उसकी डिमांड सुनते मैंने उसे एहसास दिलाया कि मैं उसका गार्ड हूँ,
बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं। मगर उसने उल्टा अपने फादर से मेरी कंप्लेन की कि मैं उसकी बात नहीं मानता, और उसके फादर ने मुझे काफ़ी इंसल्ट भी किया इस बात पर, और वो खामोशी से मेरी इंसल्ट का मज़ा लेती रही। मैंने भी चुपचाप इंसल्ट बर्दाश्त कर ली। एक तो मैं वहाँ जॉब करता था, मैं कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं होता था, वो सिचुएशन ही ऐसी बना देती थी। दूसरा, मैं एक बाप को ये बताता कि उसकी बेटी मुझसे क्या डिमांड करती है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था, इसलिए खामोश रहता बस। मगर फिर एक दिन वो लड़की हद से बढ़ गई। अपने घर में किसी को ना पाकर उसने वो नज़दीकियाँ भी ख़त्म करने की कोशिश की जो मेरे मुताबिक उसे नहीं करनी चाहिए थी। बस फिर मैंने किसी से कुछ कहा तो नहीं, मगर जॉब छोड़ दी। सीधी बात है सर, ज़रूरत के लिए जॉब करता हूँ, चंद पैसों के लिए अपना ईमान ख़राब नहीं कर सकता। ठीक है सलार, तुम मुझे अच्छे लड़के लगे हो, तुम्हारा माइंडसेट भी काफ़ी अच्छा है। मैं तुम्हें इस जॉब पर रख लेता हूँ, तुम्हारी सैलरी और टाइमिंग्स तुम्हें फ़हद बता देगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवा देता हूँ, देखते हैं अब तुम कब तक इसके साथ टिकते हो। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे 2 चीज़ें डिस्कस करना चाहता था। बोलो क्या बात है? पहली बात तो ये कि सर, मैं फुल टाइम नहीं दे पाऊँगा। आपको मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए फुल टाइम मुश्किल है। मैं पार्ट टाइम ये काम करता हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी से 1 बजे ऑफ होता है, तो मैं 2 बजे तक ड्यूटी पर आ जाया करूँगा, और रात को 10 बजे से लेट ड्यूटी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आप अपनी बेटी का गार्ड रख रहे हैं। तो मेरे मुताबिक लेट नाइट इज़ नॉट अ बेस्ट ऑप्शन। वैसे भी आप 10 बजे तक घर आ जाएँगे, तो उसके बाद आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। अगर कभी ज़रूरत पेश आई तो लेट नाइट मैनेज कर लूँगा, मगर डेली नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे आपकी बेटी से दोस्ती करने की इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ गार्ड बनकर रहूँगा तो वो मुझसे भी भाग जाएगी। आप मुझ पर अपनी बेटी को लेकर ट्रस्ट कर सकते हैं, चाहें तो मुझ पर नज़र भी रखवा लें, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं इससे दोस्ती रखूँगा तो शायद वो मेरे साथ कंफर्टेबल रहे और मुझे जॉब से ना निकाले। वो बच्ची है, मैं समझ सकता हूँ उसकी कंडीशन। इसलिए पहली प्रायोरिटी इसका कंफर्ट होना चाहिए। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इसके साथ। ठीक है, मैं तुम्हें इन दोनों बातों की इजाज़त देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवा देता हूँ। आगे तुम देख लो जैसे तुम्हें सही लगे। मगर याद रखना सलार, मेरी जान मेरी बेटी में बसती है, और तुम्हें इसका पूरा ख़्याल रखना है। याद रहे, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर रहेगी। सिकंदर बलाज के सवालों पर सलार मुअद्दब अंदाज में हाथ बांधे खड़ा कॉन्फिडेंस से जवाब देता रहा। जबकि इसके पूरे इंटरव्यू के बाद सिकंदर बलाज को ये लड़का काफ़ी पसंद आया। फिर वो फ़ौरन उठ खड़े हुए और सलार को लेते हरम के कमरे की तरफ बढ़े। फ़हद को वो पहले ही जाने का इशारा कर चुके थे। हरम के कमरे के बाहर पहुंचते सिकंदर बलाज ने दरवाज़ा नॉक किया और फिर सलार को लेते अंदर की जानिब बढ़े। हरम, बाबा की जान, उठ जाएं, 3 बजने वाले हैं और आप अभी तक सो रही हैं। नाश्ता भी नहीं किया, मेडी भी नहीं ली मेरी जान ने। देखें आपसे मिलने कौन आया है। सिकंदर बलाज की बात सुनते बेड पर सोए वजूद में हल्की सी जंबिश हुई, जबकि सिकंदर बलाज बोलते बोलते बेड के पास पहुंचते इस वजूद के पास बैठे। सलार मुअद्दिब से दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। गुड मॉर्निंग बाबा जान। जैसे ही सिकंदर बलाज बेड पर बैठे तो एक दूधिया सफ़ेद हाथ चादर से बाहर निकला। फिर इस हाथ ने अपने वजूद पर से चादर उतारी और फिर एक सिनफे नाजुक मंदी मंदी आंखों से उठकर बैठती हल्की सी आवाज़ में मासूमियत से बोली, और फिर वो सिनफे नाजुक अपना सर सिकंदर बलाज के सीने पर रख गई। गुड मॉर्निंग बेटा जी, मेरी शहजादी की सुबह हो गई? अच्छा चलो अब उठो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। फिर फ्रेश होकर नाश्ता करो और मेडी लो। सिकंदर बलाज की बात सुनते हरम सिकंदर ने हंकारा भरा तो सिकंदर बलाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पर हरम ने सर उठाते अपने बाप को घूरा। मुझे नहीं खानी मेडी, वो कड़वी होती है, मगर इस कड़वी मेडी से ही मेरी बेटी ठीक हुई है। गंदे बाबा कड़वी मेडी देते हैं। हरम के मासूमियत से बोलने पर सिकंदर बलाज ने अपनी बेटी का माथा चूमते जवाब दिया तो हरम मुंह बनाती बोली। इस लड़की को देखते सलार को वो कहीं से भी पागल ना लगी। जबकि हरम, जो अपने बाप को देख रही थी, बेड के बिल्कुल सामने खड़े सलार को देखती चीख मारती उठ खड़ी हुई। सिल्की सुनहरे बाल जो सोकर उठने की वजह से उलझे हुए थे, दूधिया सफ़ेद रंगत जिसमें हल्की हल्की सी लाली घुली थी, बड़ी बड़ी ग्रे आंखें जिनमें बला की मासूमियत थी, घनी मुड़ी हुई पलकें जिन्हें वो बार बार झपका झपका कर सलार को परेशानी से देख रही थी, तीखी छोटी नाक, 5 फुट 6 इंच जितना कद, खड़े नैन नक्श। वो लड़की हुस्न का मुजस्मा थी। चेहरा गज़ल, होंठ खिलते गुलाब, अदाएं दिलनशी। देखकर तुझको हुस्न भी कहे आफरी आफरी। इस लड़की को देखते सलार के दिल ने बेसाख्ता शेर अदा किया, जबकि सलार को लगा आज इसका दिल धड़क धड़क कर इसके सीने से बाहर निकल आएगा। इस लड़की को देखते सलार ने फौरन अपनी नज़रें झुकाई। इसे लगा जैसे इसकी आंखें कहीं इस लड़की पर इसके दिल का राज अफशाना कर दें। इसके बॉस ने इसे कहा था बच्ची का गार्ड बनना है, मगर यहाँ तो वो बच्ची एक खूबसूरत लड़की थी। सलार को नज़रें झुकाते देखकर सिकंदर बलाज ने अपनी बेटी की तरफ देखा। अपनी बेटी के कपड़ों का हुलिया देखते सिकंदर बलाज ने फौरन से दुपट्टा उठाते हरम के गिर्द फैलाया तो हरम ने अपने बाप को देखा।
ये तुम्हारा नया गार्ड है हरम। बाबा आपके पास हर वक्त तो नहीं होते, इसलिए ये हर वक्त आपके साथ होगा। नहीं बाबा, मुझे नहीं गार्ड चाहिए। मगर हरम, सिकंदर बलाज की बात सुनते हरम चीखती बोली तो सिकंदर बलाज ने कुछ कहना चाहा। जब हरम पास पड़ा आवाज उठाती गुस्से से सलार को मार गई। सलार बर वक्त नीचे को झुकता खुद को बचा गया, मगर हरम बाज न आई। इसके हाथ में जो चीज आती गई वो उठा उठाकर सलार को मारती गई, जबकि सलार दाएं बाएं नीचे को झुकता कभी जंप करता खुद को बचाव करता गया। सिकंदर बलाज तो हरम और सलार को देखकर रह गए। हरम बस करो। नी, मुझे नहीं गार्ड चाहिए, वो गंदे होते हैं। सिकंदर बलाज की बात सुनते हरम चीख कर बोली और फिर हाथ में पकड़ा लैंप मारा तो सलार, जो हरम की बात सुनकर कुछ बोलने वाला था, अपने सर पर लगने वाले लैंप की वजह से कराह कर रह गया। सलार की कराह सुनते सिकंदर बलाज ने परेशानी से सलार को देखा, जो अपने सर पर हाथ रखे हरम को घूर रहा था। सलार को खुद को घूरते देखकर हरम अपना निचला होंठ किसी छोटी बच्ची की तरह लटकाती जमीन पर आलती पालती मारकर बैठी। इससे पहले सलार या सिकंदर बलाज समझते या कुछ करते, हरम ने छोटे बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर गला फाड़ते रोना शुरू किया, जिस पर सिकंदर बलाज ने गहरा सांस भरा। सलार ने सटपटाते इस हुसन के पैकर को देखा। इसे अब समझ आया था बोस ने हरम को बच्ची क्यों कहा था। वो गहरा सांस भरता अपने माथे को रगड़ता हरम के सामने हरम के स्टाइल में आलती पालती मारे बैठा, और फिर सलार साहिब ने भी हरम की नकल उतारते ऐन इसके अंदाज में रोना शुरू किया। फर्क बस इतना था कि हरम के रोने पर इसकी खूबसूरत ग्रे आंखों से मुसलसल बरसात हो रही थी, जबकि सलार सिर्फ इसकी नकल उतार रहा था। इतने मेच्योर गार्ड की इतनी इमेच्योर हरकत पर सिकंदर बलाज ने आंखें फैलाते इसे देखा, जबकि सलार की इस हरकत पर हरम अपना रोना भूलती अपनी गोल बड़ी बड़ी आंखें फैलाती सलार को देखने लगी। तुम क्यों रो रहे हो? तुम भी तो रो रही हो, इसलिए मैं भी रो रहा हूँ। तुम मुझे गुस्से से देख रहे थे, मैं इसलिए रो रही थी, मगर तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसने गुस्से से देखा? हरम की बात पर सलार फौरन बोला तो हरम ने मुंह बनाते जवाब दिया। इसे जैसे सलार का जवाब पसंद न आया था। फिर हरम गुस्से से सवाल कर गई, पता नहीं, बस मैं रो रहा था। क्या तुम मुझे चुप नहीं करवाओगी? मैं तुम्हारा गार्ड हूँ, तुम्हारा फर्ज है मुझे चुप करवाना। मगर मुझे नहीं आता चुप करवाना, मैं कैसे करवाऊँ? जब तुम ऐसे रोती हो तो तुम्हारे बाबा तुम्हें जैसे चुप करवाते हैं वैसे ही मुझे चुप करवाओ, नहीं तो मैं और ज्यादा रोऊंगा। सलार कंधे उचकाकर बोला तो हरम ने नफी में सर हिलाते बच्चों की तरह हैरानगी से सवाल किया, जिस पर सलार मुंह बनाता बोला, और फिर सलार साहिब ने एक बार फिर हरम की तरह अपना होंठ लटकाते रोने की तैयारी पकड़ी, तो हरम फौरन से अपनी आंखें साफ करती आगे बढ़ी। बस मेरा बच्चा, रोते नहीं है, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है, क्यों रो रही हो? तुम कोई गंदी बच्ची हो, ऐसे गंदे बच्चे रोते हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे मेरा बच्चा बोल रही हो, मैं गार्ड हूँ और तुमसे बड़ा हूँ। तुम मुझे गार्ड जी बोलोगी, और अगर नहीं बोलोगी तो मैं फिर से रोऊंगा। ओके गार्ड जी, मैं आज से आपको गार्ड जी बोलूँगी। रोना नहीं बुरी बात होती है, आप तो अच्छे गार्ड जी हो ना। हरम ठीक अपने बाप के अंदाज में सलार को चुप करवाने लगी। जब हरम रोती तो सिकंदर बलाज इसका सर अपने सीने से लगाते हल्का हल्का थपकते हर बार एक ही डायलॉग बोलते इसे चुप करवाते थे। वैसे ही हरम सलार का सर अपने सीने से लगाती हल्का हल्का थपकती अपने बाप का डायलॉग रिपीट करने लगी, जबकि हरम ने डायलॉग रिपीट करने पर सलार को मेरा बच्चा तो जो बुलाया ही साथ वो सलार को लड़की बनाती मेरी बेटी भी बोल गई, जिस पर सलार ने मुंह बनाया, जबकि सिकंदर बलाज तो बस इन दोनों को देखने लगे। फिर सलार सीधा होकर बैठता बोला, साथ ही साथ धमकी दे गया, जिस पर हरम ने नफी में सर हिलाते फौरन इसकी बात मानी तो सलार हाँ में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। फिर इसने हाथ बढ़ाते हरम को उठने का इशारा किया तो हरम अपना नाजुक हाथ इसके मजबूत मर्दाना हाथ में रखती उठ खड़ी हुई। मैम, अब आप जाकर चेंज करके फ्रेश हो जाएं, फिर हम नीचे जाकर नाश्ता करेंगे, ओके? नहीं, मुझे नहीं नाश्ता करना, ना मुझे वो गंदी कड़वी मैडी लेनी है। सलार की बात सुनते हरम मुंह बनाती गुस्से से बोली तो सलार ने अपना निचला होंठ लटकाया, जिस पर हरम अपने कपड़े लेती भागकर वॉशरूम में बंद हुई तो सलार ने गहरा सांस भरा। मुझे इतने समझदार गार्ड से इतनी बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। सॉरी सर, मगर मैम को चुप करवाने का एक ही तरीका था। वैसे मैं हैरान तो बहुत हूँ, मगर फिर भी गुड जॉब सलार। सिकंदर बलाज की बात सुनते सलार ने अपनी हंसी दबाते जवाब दिया तो सिकंदर बलाज ने हाँ में सर हिलाया। फिर इसका कंधा थपथपाते बोले तो सलार ने हाँ में सर हिलाया। फिर हरम फ्रेश होकर आई तो वो तीनों नीचे डाइनिंग टेबल पर आए। फिर सिकंदर बलाज सरबराही कुर्सी पर, जबकि हरम इनके साथ वाली कुर्सी पर बैठी, जबकि सलार अपनी कमर पर हाथ बांधता हरम के पीछे खड़ा हुआ। मुलाजमा के खाना लगाने पर सिकंदर बलाज और हरम ने खाना शुरू किया। गार्ड जी, आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं मैम, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। हो झूठे, कब किया? मैंने तो नहीं देखा।
खाना खाते खाते हरम गर्दन मोड़कर फौरन बोली तो सलार ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, जिस पर हरम मुंह बनाती बोली तो सिकंदर बलाज ने अपनी बेटी को देखा। वो हैरान थे और खुश भी, क्योंकि हरम कभी किसी से इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं थी, जबकि सलार के साथ वो हंसती मुस्कुराती बातें कर रही थी। मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ मैम, और अभी तो 4 बजने वाले हैं। इतनी सुबह को नाश्ता कौन करता है और इतनी सुबह उठता कौन है? सच्ची बताओ, इतनी सुबह उठकर बीवी के पाँव दबाते हो? नहीं मैम, मेरी शादी नहीं हुई, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ सुबह 8 बजे, इसलिए इतनी जल्दी उठता हूँ। सलार की बात सुनते हरम मुंह बनाती बोली तो सलार ने फौरन जवाब दिया, जिस पर हरम ने मुंह बनाते सिकंदर बलाज को देखा तो सिकंदर बलाज मुस्कुरा दिए। क्या हुआ मेरी जान? बाबा, ये गार्ड जी नहीं है, ये जिन बाबा है। सिकंदर बलाज का सवाल सुनते हरम फौरन बोली और इसने दोनों हाथ उठाते डराने वाले अंदाज में बोली तो सिकंदर बलाज और सलार ने अपनी हंसी दबाई। तभी मुलाजमा हरम की मेडिसिन लेकर आई और हरम के सामने रख गई। बाबा, मैं मेडी नहीं खाऊंगी। मगर ये तो खानी पड़ेगी, अगर आप नहीं खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी। फिर मैं ये वाली नहीं खाऊंगी, ये कड़वी होती है। हरम मेडिसिन को देखती मुंह बनाती बोली तो सलार आगे बढ़ता फौरन बोला, जिस पर हरम एक लाल रंग की गोली की तरफ इशारा करती बोली तो सिकंदर बलाज ने अपनी बेटी को देखा। मगर ये तो मीठी होती है, मैंने सुबह खाई थी, अब आप भी खाएं। मगर सिकंदर बलाज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सलार फौरन बोला, जिस पर हरम फौरन बोली। अभी हरम बोली ही थी कि सलार ने अपना निचला होंठ लटकाया, जिस पर हरम ने फौरन से दवाई उठाते मुंह में डाली और पानी से दवाई निकल गई, जिस पर सलार वापस से सीधा हुआ तो सिकंदर बलाज ने अपनी हंसी दबाते अपनी लाडली को देखा, जबकि दवाई खाने के बाद हरम मुंह बनाती अपने गार्ड जी को देखने लगी, जिस पर सलार हल्का सा मुस्कुराया, जबकि सिकंदर बलाज हरम को सलार की निगरानी में छोड़ते ऑफिस चले गए। इस वक्त जोयान इस्तांबुल एयरपोर्ट पर रखे लोहे के बैरियर्स पर बैठा अपने मोबाइल पे मसरूफ था। जब किसी ने आते इसके सर पर चमाट मारा तो जोयान एकदम ही नीचे को गिरता आगे को लुढ़का। मोबाइल इसके हाथ से छूटता जमीन पर गिरा था, जबकि जोयान खड़ा होता मुंह बनाता थप्पड़ मारने वाले शख्स को घूरने लगा। अपने सामने सैयद उस्मान अलवी को देखते जोयान ने आगे बढ़ते उस्मान के पेट में मुक्का जड़ा, फिर फौरन से इसके गले लगा तो उस्मान ने अपने भारी हाथ का मुक्का इसकी कमर में जड़ा। बस भी करो उस्मान, कितना मारोगे मेरे लाडले को? जब तक इसको मार ना लूँ मुझे चैन नहीं आता मॉम, इधर आओ मेरी जान। सैयदा आयशा अलवी की बात सुनते उस्मान मुस्कुराता बोला तो आयशा ने मुंह बनाते जोयान को अपने पास बुलाया, जिस पर जोयान अपना मोबाइल उठाता आयशा के सीने से लगा तो आयशा ने मुस्कुराते हुए इसका मुंह सर चूमा। फिर जोयान आगे बढ़ता अपनी बहन सैयदा इशाल अलवी को मिला, फिर अपने बाप सैयद इब्राहिम अलवी के गले लगा। जोयान अपनी फैमिली से पूरे 6 माह बाद मिल रहा था। अपनी माँ को गले लगाते इसे बहुत सुकून मिला था। अलवी फैमिली कमाल साहिब का वलीमा अटेंड करने के लिए पाकिस्तान से तुर्की आए थे। जोयान इन्हें एयरपोर्ट से स्पेशल पिक करने आया था। इन सबको लेते जोयान आता गाड़ी में बैठा तो इशाल, उस्मान, आयशा और इब्राहिम भी इसके साथ गाड़ी में बैठे। जैसे ही जोयान ने गाड़ी मेन रोड पर डाली तो इसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर मशारिफ की कॉल देखते जोयान ने अपना मोबाइल गाड़ी की ब्लूटूथ से कनेक्ट करते कॉल अटेंड की। हाँ भाई अलवी साहिब, किधर आवारागर्दी कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे बच्चों के साथ। मैंने बताया तो था कि मैं नहीं आ सकता, तुम लोग चले जाना। क्यों बे, बाबा जी इब्राहिम ने महीना नहीं दिया तुझे? बता खौर। कॉल रिसीव होते ही मशारिफ की आवाज़ स्पीकर से सबको सुनाई दी। मशारिफ की बात सुनते जोयान फ़ौरन बोला तो मशारिफ ने तीखे लहजे में सवाल किया, जबकि इसके मुंह से बाबा जी इब्राहिम सुनते सबने अपनी हंसी दबाई। सैयद इब्राहिम अलवी ने घूर कर जोयान को देखा मगर बोले कुछ ना। कमीने आदमी, मैंने तुझे कहा था। जोयान, तू इस मनहूस को छोड़, मेरी बात गौर से सुन। हाँ बोल, क्या बात है? मशारिफ की बात पर अभी जोयान बोला ही था कि सलार इसकी बात काटता इंतहाई सीरियस अंदाज में बोला, जिस पर जोयान ने परेशानी से सवाल किया। देख, तूने अब से बाबा जी इब्राहिम पर पूरी नज़र रखनी है, पता चले इन्होंने भी कहीं कमाल साहिब की तरह कोई चांद चढ़ाया हो। You're just jealous from my dad। और मुझे बाबा जी इब्राहिम पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जोयान, तू इस खबीस आदमी की बात बिल्कुल ना सुनी, मुझे यकीन है बाबा जी इब्राहिम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? कमाल साहिब ने भी तो भंड मारा है ना, बाबा जी इब्राहिम क्यों नहीं मार सकते? एक मिनट, कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि बाबा जी इब्राहिम को लड़की कौन देगा? भूल मत मशारिफ, बाबा जी इब्राहिम पाकिस्तान के नामी ग्रामी पॉलिटिशियन है। एक दफ़ा हम बोलेंगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी, वो भी हर उम्र हर रंगो नस्ल की। सलार की बात सुनते सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि इब्राहिम साहब का मुंह लाल हुआ। सलार की बात पर मशारिफ फ़ौरन बोला तो सलार ने परेशानी से जवाब दिया। जोयान तो बस इन नमूनों को देखकर रह गया। जो बकवास करना शुरू हुए तो ये भी भूल गए कि जोयान अपनी फैमिली को लेने एयरपोर्ट गया था, जबकि सलार के जवाब पर इशाल और उस्मान का हंसी दबाना महाल हुआ।
अबे साले, मुझे पता है कि बाबा जी इब्राहिम को हल्का लेना बेवकूफ़ी है। मुझसे पूछ तो आज भी बाबा जी इब्राहिम में इतना स्टेमिना है कि वो ज़ोयान को कोई बहन भाई दे सकते हैं, वो भी बड़े आराम सुकून से। सही कहा तूने। कभी कभी तो मुझे लगता है अम्मा आयशा ने इस मनहूस की शक्ल देखकर कहा हो ना, आप क्या फ़ोटोकॉपियाँ छाप रहे हैं अलवी साहिब। अब बस, मैं मज़ीद फ़ोटोकॉपी नहीं निकाल सकती। मुझसे फ़ासले पर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे तुझे यकीन क्यों है बाबा जी इब्राहिम पर? अबे अम्मा आयशा से मार थोड़ी खानी बाबा जी इब्राहिम ने। तू खुद सोच, इस उम्र में बाबा जी इब्राहिम आगे आगे और अम्मा आयशा डंडा लेकर पीछे पीछे, वो भी पाकिस्तान की सड़कों पर। कैसा लगेगा? स्कैंडल बनेगा। अगले दिन हेडलाइन छपेगी, अम्मा आयशा ने बाबा जी इब्राहिम को इनकी आखिरी मंजिल पर पहुंचाकर अपने बड़े सपूत को कुर्सी दे डाली। मशारिफ की बात पर सलार फौरन बोला तो इसकी बात समझते इशाल और आयशा बेगम का मुंह लाल हुआ, जबकि इब्राहिम साहिब ने कहर बरसाती नजरों से ज़ोयान को घूरा। उस्मान अपनी हंसी दबाने के चक्कर में लाल हुआ। फिर सलार के सवाल पर मशारिफ फौरन बोला तो इशाल ने खांसते हुए अपनी हंसी दबाई। बकवास बंद करो मनहूसो, क्या ऑल फोल बक रहे हो? ये देखो, निहायत लांती दोस्त मिले हैं मुझे। एक को अपनी गर्लफ्रेंड घुमाने से फुर्सत नहीं तो दूसरा चश्माटू बना घूम रहा। अंधे शिराजी, किधर थे तुम? ये क्या है? कहीं तू भी हमें शराजी साहब के वलीमे का इनविटेशन देने तो नहीं आ गया? देख सुन ले उमैस, मैं निकाह के छुआरे नहीं छोड़ूंगा इस बार, मैं पहले बोल रहा हूँ। उमैस की बात सुनते मशारिफ गुस्से से बोला तो इसकी गर्लफ्रेंड वाली बात पर इशाल और उस्मान ने एक दूसरे को देखा, जबकि सलार ने कहका लगाया। उमैस के हाथ में वाइट रंग का लिफाफा देखते सलार फौरन बोला तो मशारिफ ने कहका लगाते सलार के कंधे पर मुक्का जड़ा। नहीं यार, हमारे शराजी साहिब मासूम बंदे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए उनके निकाह के छुआरे भूल जा। बाजी नौशीन को बोल, वो तुझे उमैस के निकाह के छुआरे खिला सकती हैं। अच्छा, और तौकीर साहिब के बारे में क्या ख्याल है? अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो तुम लोग क्या करोगे? उनका तो वलीमा भी नसीब नहीं होना। नहीं नहीं, तौकीर साहिब ऐसा कर ही नहीं सकते। बाबा जी इब्राहिम को अम्मा आयशा निकाह के बाद डंडों से मारेगी। तौकीर साहिब के ज़हन में अगर निकाह का ख्याल भी आया ना, तो अम्मा हाजरा ने हंटरों से मारना है तौकीर साहिब को। मशारिफ की बात सुनते ज़ोयान ने टुकड़ा लगाना फ़र्ज समझा, जबकि इसकी बात सुनते आयशा बेगम ने इसे घूर कर देखा। ज़ोयान की बात सुनते मशारिफ कहका लगाता बोला तो सलार ने इसे घूर कर देखा। तुम तौकीर साहिब की नहीं, बाबा जी इब्राहिम की फ़िक्र करो। पता चले तू इधर तौकीर साहिब के निकाह का बोल रहा, वहाँ पर बाबा जी इब्राहिम अम्मा आयशा की बनाई गई दीवार तोड़कर अंदर घुस जाए और बाद में तू अपने बहन भाई की मिठाई बांटता फिरे यूनिवर्सिटी में। कुत्ते साले, हरामी हो तुम लोग। सलार एक तीखी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता बोला तो इसकी बात सुनते इब्राहिम साहिब और आयशा बेगम सटपटाए, जबकि ज़ोयान गुस्से से लाल चेहरा लेते बोला कम धाड़ा ज्यादा, और बिना टाइम वेस्ट किए कॉल काट गया। वैसे भी इसका फ्लैट आ चुका था। वो बिना अपने बाप की तरफ देखे एक झटके से गाड़ी से उतरता अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि इब्राहिम साहिब गुस्से से आयशा बेगम को घूरते इसके पीछे अंदर की जानिब बढ़ गए। ज़ोयान जिस फ्लैट में रहता था वो बिल्डिंग मरमरा के समंदर के किनारे मौजूद थी। ज़ोयान के फ्लैट से पूरा मरमरा का समंदर दिखता था। हयाम जब सब दोस्तों के साथ पहली बार ज़ोयान के फ्लैट आई तो इसे ये फ्लैट और व्यू बहुत पसंद आया था। इसका दिल किया था कि काश इसका फ्लैट भी यूं ही सी फेसिंग हो, और अपनी यही ख्वाहिश इसने ज़ोयान के सामने सलार को बताई थी, क्योंकि सलार इसकी फ्लैट ढूंढने में मदद कर रहा था। हयाम की ये ख्वाहिश सुनते ज़ोयान ने अपने साथ वाले फ्लैट, जो उस्मान के नाम था, में हयाम को रहने की ऑफ़र की थी। इसने बताया था कि वो फ्लैट इसके बड़े भाई का है और वो ज़्यादातर इसे किराए पर देता रहता है, मगर वो अपने भाई से बात कर लेगा, हयाम वहाँ रह सकती है। जिस पर हयाम ने ज़िद की थी कि वो किराया देकर रहेगी, वरना नहीं। हयाम की ज़िद के आगे हारते ज़ोयान ने किराया लेने का वादा तो कर लिया था, मगर इसने उस्मान को साफ बोला था वो इसकी दोस्त को डिस्काउंट दे, वरना वो अपनी दोस्त को फ्री में भी स्टे दे सकता है। जिस पर उस्मान ने वो फ्लैट कम किराए पर हयाम को दे दिया था, मगर आज तक ना तो इसने हयाम से बात की थी ना इसे मिला था। सब कुछ ज़ोयान ने किया था। एग्रीमेंट होने के बाद हयाम ज़ोयान के साथ वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी, और चूँकि वो फ्लैट उस्मान का था तो इसकी एक स्पेयर की ज़ोयान के पास भी थी, जिसे इस्तेमाल करते वो आसानी हयाम के फ्लैट के अंदर आता जाता रहता था, जिस पर हयाम को कोई एतराज़ नहीं था। बिल्डिंग में दाखिल होते उस्मान ने भागकर जाते ज़ोयान की गर्दन में हाथ डाला था, जिस पर ज़ोयान ने इसे घूर कर देखा। मैं मेरी नई किराएदारनी से मिलना चाहता हूँ, जिसे मेरे भाई ने स्पेशल डिस्काउंट दिलवाया है। उस्मान की बात सुनते लिफ्ट में दाखिल होते इब्राहिम साहिब, आयशा बेगम और रिशाल ने इन दोनों भाइयों को देखा, जिस पर उस्मान ने फ़ौरन सब कुछ इनके गोश गुजार किया। मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ ज़ोयान। जी बाबा, आप मिल लें, मुझे कोई इशू नहीं। वो दोस्त है मेरी, रशिया से आई है, इसे मसला था रिहाइश का तो मैंने हल कर दिया बस।
इब्राहिम साहिब की बात सुनते ज़ोयान फौरन बोला, जबकि रशिया का नाम सुनते इब्राहिम साहिब कुछ हैरान हुए। लिफ्ट ने इन्हें 7वें मंजिल पर उतारा था। लिफ्ट से उतरने के बाद इन्हें सामने ही सलार, मशारिब, उमैस, उन्जिला और मरियम खड़े नजर आए। सब बच्चे आगे बढ़ते इंतहाई खुश दिली से इब्राहिम साहिब और आयशा बेगम को मिले। बाबा जी, इब्राहिम आ गए हैं। तुम दोनों ने जो कहना है अब डायरेक्ट कह लो। उस्मान की बात सुनते मशारिब और सलार ने एक दूसरे को देखा। फिर किसियानी हंसी हंसते ज़ोयान के पास आए, जो स्पेयर की से हयाम की फ्लैट का दरवाज़ा खोल रहा था। ज़ोयान बेटा, ऐसे किसी के फ्लैट में जाना अच्छी बात नहीं है, बेल बजाओ। रिलैक्स मॉम, मैं पहले बहुत बार स्पेयर की मदद से फ्लैट में जा चुका हूँ। हयाम कुछ नहीं कहती मुझे। आयशा बेगम की बात सुनते ज़ोयान फौरन बोला तो आयशा बेगम ने हाँ में सर हिलाया। फिर ज़ोयान के दरवाज़ा खोलने पर सब लोग मुस्कुराते हुए अंदर की जानिब बढ़े, मगर सामने का मंजर देखकर सब लोगों की आंखें फटी। ओ कम टू मी, ना ना ना, आई केम टू सी, ना ना ना। होठों पे बेईमानियाँ कर ले थोड़ी नादानियाँ, होठों पे मनमानियाँ कर ले थोड़ी नादानियाँ। मुझे आधी रात को सताने लगे, मुझे अपने साथ तड़पाने लगे, तू आजा पास ये बुलाने लगे, तुझे छूना चाहे मेरे ये मेरे ये मेरे। हयाम शॉर्ट स्कर्ट और स्लीवलेस शर्ट में सामने ही लाउंज में खड़ी डेक पर गाना लगाए डांस करने में मसरूफ़ थी। हयाम को इतने वाहियात गाने पर इतनी वाहियात ड्रेसिंग करते नाचते देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि हयाम इन सब की आमद से अनजान मज़े से नाचने में मसरूफ़ थी। पहले सलार, मशारिब और अब हयाम। ज़ोयान के सब दोस्त आज इसकी नाक कटवाने पर तुले थे। हयाम को मज़े से नाचते देखकर ज़ोयान ने आगे बढ़ते एक झटके से स्पीकर्स की तार खींचते उतारी तो स्पीकर्स फ़ौरन बंद हुए। जबकि स्पीकर्स बंद होते देखकर हयाम परेशानी से मुड़ी। अपने सामने इन सबको देखते हयाम स्टिल हुई, जबकि ज़ोयान ने जल्दी से अपनी जैकेट उतारते हयाम के कंधों पर डाली तो हयाम होश की दुनिया में आती अंदर की जानिब भागी। मॉम, डैड, आए आप लोग अंदर आए। हयाम को अंदर जाते देखकर ज़ोयान यूं बोला जैसे कुछ भी ना हुआ हो। ज़ोयान की बात पर सब लोग आते लाउंज में बैठे। आयशा बेगम ने तो यूं ही जाहिर किया जैसे वाकई कुछ ना हुआ हो, जबकि इब्राहिम साहिब गुस्से से अपने लाडले को घूर रहे थे। शायद नहीं, यकीनन वो घर जाकर इसकी क्लास लेने का इरादा रखते थे। हयाम जल्दी से चेंज करते बाहर आई तो ज़ोयान ने इसे अपनी फैमिली से मिलवाया, जिस पर इब्राहिम साहिब हयाम से बड़े रूखे सूखे अंदाज में मिले। फिर वो ज़ोयान के फ्लैट में चले गए, जबकि बाकी सब अब भी हयाम के फ्लैट में बैठे बातें करने में मसरूफ़ थे। हया, ये है मेरे वो भाई जिनके फ्लैट में तुम रहती हो। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ रहने दिया, वो भी इतने कम किराए में। मुझे आपका ये फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद है। वेल थैंक्स, मुझे नहीं, ज़ोयान को कहें। इसी के कहने पर मैंने इतने से किराए में आपको ये फ्लैट दे दिया। ज़ोयान की बात सुनते हयाम फ़ौरन बोली तो उस्मान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जबकि ज़ोयान के मुंह से हयाम की बजाय हया सुनते मशारिब और सलार ने गला खंखारा तो उमैस, उन्जिला और मरियम ने अपनी हंसी दबाई। ज़ोयान ने इन दोनों को घूर कर देखा। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग बैठो, मैं चलती हूँ। फ्लैट की वजह से थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूँगी। इशाल, उस्मान, तुम दोनों भी आराम कर लो। अरे आंटी, ऐसे कैसे? आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं यहीं पर हूँ, फिर पी लूँगी, फ़िक्र मत करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप ऐसे जा रही हैं। अंकल भी ऐसे ही चले गए। सब ज़ोयान की गलती है, मुझे बता देता तो मैं कुछ बना कर रखती। कोई बात नहीं, अभी यहीं हूँ, फिर कभी पी लूँगी। आयशा बेगम की बात सुनते उस्मान और इशाल हाँ में सर हिलाते खड़े हुए तो हयाम फ़ौरन बोली, जिस पर आयशा बेगम मुस्कुरा कर बोली तो हयाम ने मुंह बनाते जवाब दिया। हयाम की बात सुनते आयशा बेगम इसे अपने साथ लगाती इंतहाई प्यार से बोली तो हयाम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर आयशा बेगम, उस्मान और इशाल ज़ोयान के फ्लैट में चले गए, जबकि हयाम वापस आती सबके साथ लाउंज में बैठी। सब तुम्हारी गलती है ज़ोयान, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम अंकल आंटी को यहाँ ला रहे हो। कितना बैड इंप्रेशन पड़ा होगा मेरा उन पर। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कैसी लड़की हूँ। यार हया, मेरा उन्हें इधर लाने का कोई इरादा नहीं था, मगर लिफ्ट में भाई ने बोला तो मैं अपने ध्यान उन्हें ले आया। मेरे जहन में भी नहीं था तुम ऐसी ड्रेसिंग करके ये सब कर रही होगी लाउंज में, वरना कसम ले लो मैं कभी उन्हें इधर ना लाता। अब मुझे डैड और मॉम को समझाना पड़ेगा कि तुम फ्लैट में अकेली थी, इसलिए ऐसे कर रही थी। खुदा के लिए, जब तक मॉम डैड तुर्की में हैं तब तक ढंग के कपड़े पहनना, आगे तो मैं नंगी घूमती हूँ। हयाम की बात सुनते ज़ोयान फ़ौरन बोला और फिर एंड में हाथ जोड़ता हयाम की मिन्नत कर गया, जिस पर हयाम ने गुस्से से सवाल दागा। बाकी सब तो इन दोनों को हैरानगी से देख रहे थे। एक मिनट, मॉम डैड तुम्हारे आए हैं तो हातिम ताई क्यों ढंग के कपड़े पहने? तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ज़ोयान ने बाबा जी इब्राहिम को और अम्मा आयशा को इनकी छोटी बहू से मिलवाना था, वो डेली सोप की हीरोइंस की तरह, जो सास ससुर के सामने बिल्कुल घरेलू और संस्कारी होती हैं, जबकि इनकी पीठ पीछे सनी लियोन को पीछे डालती हैं।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम सब तो इन सब से मिल चुके हो। मैं पहली दफ़ा मिली थी इसलिए बोला बस। मशारिफ का सवाल सुनते सलार फ़ौरन बोला तो ज़यान और हयाम सटपटाए, फिर हयाम गड़बड़ाते बोली तो सब ने कहका लगाया। उन्जिला इन लोगों से अब भी नाराज़ थी, मगर आयशा बेगम और इब्राहिम साहिब से मिलने उनके साथ आ गई थी और अब इनके जाने के बाद फिर से मुँह फुला चुकी थी, जिस पर इनमें से किसी पर कोई असर नहीं पड़ता था। उन्जिला के साथ-साथ मरियम को भी उदास देखते सब लोग हैरान हुए। यकीनन आज कोई क्रीम लगवाने नहीं आया, इसलिए इसका तो उदास होना समझ में आता है। मगर तुम क्यों उदास हो? नहीं तो मैं क्यों उदास होंगी भला? तो फिर मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मशारिफ की बात सुनते उन्जिला ने घूर कर इसे देखते पास पड़ा कुशन मारा तो सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि मरियम सर झुकाती हल्की आवाज में बोली। तो हयाम ने फौरन सवाल दागा, जिस पर मरियम ने नफी में सर हिलाया। क्या हुआ मरियम, बताओ ना यार, तुम जानती हो ना हम सब साथ मिलकर हर किस्म का मसला हल कर सकते हैं। तो फिर बताओ क्या हुआ? मेरे डैड ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया मेरे चाचू के बेटे से, मगर मुझे अभी पढ़ना है, मुझे नहीं करनी शादी। बस इतनी सी बात? लो मुंह ऐसे बना रही जैसे पता नहीं क्या हुआ है। शादी ही तो है, कर लो। पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है, बाद में मुकम्मल कर लेना अपनी पढ़ाई, बात ख़त्म, सिंपल। उन्जिला का सवाल सुनते मरियम हल्की आवाज़ में बोली तो मशारिफ ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर मरियम ने बाकायदा आंसुओं से रोना शुरू किया तो सब लोग परेशान हुए। फिर हयाम आती मरियम के साथ बैठी। मरियम यार रो तो नहीं, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं, कोई और पसंद है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं, जहाँ डैड करें मुझे मंजूर है, लेकिन बस ये रिश्ता मंजूर नहीं। मगर क्यों, तुम्हें ये रिश्ता क्यों मंजूर नहीं? हयाम के सवाल पर मरियम रोती बोली तो सलार ने परेशानी से सवाल किया, अगर मेरी यहाँ शादी हो गई तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ इंग्लैंड ले जाएगा, फिर मैं तुम सबको कैसे मिलूंगी? मैं तुम सबको कभी नहीं छोड़ना चाहती, हम साथ का ग्रुप इतना अच्छा है, मैं तुम लोगों के बगैर कैसे रहूंगी? देखो मरियम, हम सातों ने हमेशा एक साथ तो नहीं रहना, हम सबकी शादियां होंगी और सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाएंगे। अगर तो तुम्हें इस रिश्ते में बस एक यही प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस रिश्ते से मना नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खो सकते। दोस्त वो नहीं होते जो आपको हमेशा अपने साथ बांध कर रखे और आपको कामयाब ना होने दे। दोस्त वो होते हैं मरियम जो आपको थप्पड़ मारकर कहें कि ये तुम्हारी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इससे आगे कुछ भी नहीं, कबूल करो इसे और आप इस अपॉर्चुनिटी को कबूल कर लें, भले से आपको आपके दोस्त से दूर होना पड़े। समझ रही हो ना तुम? मरियम की बात सुनते पहले तो सब लोग खामोश हुए, फिर उमैस मुस्कुराता बोला तो मरियम ने आंखों में आंसू लेते इसे देखा। फिर उन्जिला मुस्कुराती बोली तो मरियम ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। बस देख लेना तुम्हारे वो चाचू का बेटा तुम्हें वो डिफनी मिफनी दे सकता है या नहीं, पता चले नकारा इंसान हो। अगर डिफनी मिफनी नहीं दे सकेगा तो मना कर देना। और अगर कभी कोई दोस्त धोखा दे जाए तो, किसी मजबूरी की वजह से, कोई ऐसी मजबूरी जिसने इसे बेबस कर दिया हो तो? मरियम को सर हिलाते देखकर मशारिफ फ़ौरन बोला तो सबने कहका लगाया, जबकि हयाम किसी सोच में गुम बोली तो सबने इसे हैरानगी से देखा। देखो हयाम हयाम नाम है उसका। हाँ वही हयाम। देखो हयाम, सच्ची दोस्ती में ना मजबूरियाँ नहीं होती। अगर कोई शख्स आपको दोस्ती में धोखा देता है तो मेरा मानना है वो शख्स आया ही आपकी ज़िंदगी में किसी मकसद के तहत था। मकसद पूरा हुआ तो वो आपको छोड़ गया, बस बात ख़त्म। उमैस अभी बोला ही था कि ज़ोयान इसकी बात काटता बोला, जिस पर उमैस ने इसे घूर कर देखते अपनी तस्वीर की और फिर फ़ौरन बोला तो हयाम ने परेशानी से उमैस को देखा। लेकिन अगर वो शख्स किसी मकसद के तहत आपकी ज़िंदगी में आया हो और बाद में इसकी दोस्ती मुखलिस हो गई हो, मगर वो आपके साथ मज़ीद नहीं रह सकता, मकसद पूरा होने पर इसे जाना पड़ा, तो इसे तो धोखेबाज नहीं कहेंगे, इसकी दोस्ती तो मुखलिस थी। अगर तो वो दोस्ती में मुखलिस है तो साफ बता दे कि भाई मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इस मकसद के लिए आया था, मगर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं हमारी दोस्ती कायमो दायम रखना चाहता हूँ। हाँ ऐसे में सामने वाला नाराज़ तो होगा मगर दोस्ती के लिए जल्द मान जाएगा। हयाम की बात सुनते उमैस फ़ौरन बोला, जबकि बाकी सब दम सादे से सुन रहे थे। उमैस की आवाज़ इंतहाई मीठी थी। इसके दोस्त इसके पास बैठकर पूरा पूरा दिन खामोश रहकर सिर्फ इसे सुन सकते थे। और अगर वो शख्स किसी मजबूरी की वजह से नहीं बता सकता और मुखलिस भी है तो फिर इसे चाहिए खुद को आग लगा ले, क्योंकि वो इस जोगा नहीं है कि इससे दोस्ती या दुश्मनी रखी जाए। बाहर में जाए वो शख्स। वैसे तुम क्यों ऐसे सवाल कर रही हो? उमैस की बात पर हयाम फ़ौरन बोली। अभी इसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि मशारिफ इसकी बात काटता बोला, जिस पर हयाम ने बुरा सा मुंह बनाया। इसे ये जवाब पसंद ना आया था। जबकि हयाम के इस तरह के सवालों पर ज़ोयान ने परेशानी से सवाल किया, नहीं मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, इन्फॉर्मेशन के लिए। छोड़ो इस इन्फॉर्मेशन को, मुझे ये बताओ तुम मेरे डैड के वलीमे पर आ रही हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम नहीं आ रही तो मुझे तुम्हें फ़ंक्शन में ले जाने का बंदोबस्त करना है।
हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, फ़िक्र मत करो, तुम्हें बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं, मैं और ज़ोयान इकट्ठे आ जाएंगे। हयाम की बात पर मशारिफ फ़ौरन बोला तो हयाम ने मुंह बनाते जवाब दिया, जो कि हयाम की अपने साथ जाने वाली बात सुनते ज़ोयान अंदर तक सरशार हुआ। इसके चेहरे की खुशी देखते मशारिफ साहिब की तोपों का रुख इसकी जानिब हुआ था। अब अल्लाह बचाए हमारे बेचारे ज़ोयान को इस शैतानों के चाचा जी से, आमीन।